गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग कल की क्लास में जो पढ़े थे जनसंख्या भूगोल से संबंधित विकास की जो अवधारणा थी उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोगों ने एक चीज़ के बारे में जिक्र किया था कि विश्व में जनसंख्या का विकास कैसे हुआ और भारत में जनसंख्या का विकास कैसे हुआ था। और उसी के संदर्भ में आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसकी प्रवृत्तियों के बारे में पूरा का पूरा हम लोग अध्ययन किए थे। ठीक, इतना टॉपिक हम लोग 3 टॉपिक यानी लगभग कल के बारे में अध्ययन किए थे। तो उन्हीं में से जैसे अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लेन ट्रिवार्था किस देश से संबंधित थे? ग्लेन ट्रिवार्था किस देश से संबंधित थे? तो उत्तर क्या होगा आपका? यूएस से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता है जो अमेरिकी स्कूल से संबंधित था, कौन सा भूगोलवेत्ता है जो अमेरिकी स्कूल से संबंधित नहीं था। तो ग्लेन ट्रिवार्था के बारे में क्या बताएंगे? यूएस से यानी स्कूल से आपके संबंधित थे ये। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में जनसंख्या भूगोल का स्टार्टिंग कब हुआ है? 1953 में। कब हुआ है? 1953 में हुआ है। किसके द्वारा किया गया था? ग्लेन ट्रिवार्था के द्वारा किया गया था। इनकी सबसे एक पुस्तक आती बहुत ही फेमस थी बुक, उस बुक को ध्यान में हमेशा रखे रहेगा। क्या नाम था उसका? ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न। ठीक, इस बुक को हमेशा याद रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, कौन सी पुस्तक थी? ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। बार बार इसको रिपीट किया करिए। जितना देखिए पुस्तक कहते हैं भूल जाते हैं सर, भूल जाते हैं। तो भूल इसलिए जाते हैं केवल एक नजर देख लेते याद हो जाएगा, याद नहीं होगा आपको ना। बार बार रिवाइज करिए ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न। ठीक, कब लिखी गई थी? तो उत्तर क्या होगा? 1969 में। 1969 में थी, है ना। और ये जो बुक लिखी गई थी 2 भागों में डिवाइड था आपका ये। एक था जो कि भूतकाल की जनसंख्या से संबंधित था और एक था जो कि जनसंख्या के वर्तमान पहलुओं के लक्षण से संबंधित था। और जब लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण को इन्होंने 2 भागों में बांटा था। एक था आपका जैविक लक्षण। जैविक लक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि जैसे आपका लिंगानुपात की बात करते हैं हम लोग उसी में, ठीक ना। और उसी में जैविक लक्षण में और क्या था? साक्षरता की दर की बात करते हैं हम लोग, है ना। और आयु संरचना से रिलेटेड बात करते हैं। ये सब आपके इसके जैविक लक्षण के अंतर्गत है। दूसरा था इसका पहलू सांस्कृतिक लक्षण का था ये, जिसमें धर्म और भाषा से संबंधित इन सब पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, और इसी पुस्तक के योगदान के कारण इनको एक उपमा दी जाती है, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी दी गई है, ठीक ना, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसके बाद एक पुस्तक आती है 1972 में आती है। किसके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक? क्लार्क के द्वारा। बहुत कंफ्यूजन होता है, क्लार्क के द्वारा। ठीक, और पुस्तक का नाम क्या था? ए पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या भूगोल पर लिखी गई सबसे प्रथम पुस्तक कौन सी थी, तो यहां से देखिए आपको डेट से क्या लगेगा? आपको ये लगेगा। तो ज्यादातर बच्चे इसी पे लगा देंगे, लेकिन ये आपका क्या होगा? इसको आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ये। राइट आंसर का क्लार्क की पुस्तक थी। इसलिए क्लार्क यानी और ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि जनसंख्या भूगोल पर लिखी गई प्रथम पुस्तक यानी क्लार्क के द्वारा जो प्रकाशित होती है वो ज्यादा मान्यता उसी को दिया गया है। ये कारण क्या था कि ये सिस्टमैटिक तरीके से लिखी गई थी और इन्होंने जो लिखा था जहां से जैसा डाटा पाया वैसा लिखते चले गए वो, है ना। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से ना होने की वजह से इसको यानी प्रथम पुस्तक ना देकर किसको दिया जाता है? क्लार्क की पुस्तक को दिया जाता है। ठीक, इसी में आगे क्रमबद्ध में एक और आते हैं, जेलेंस्की आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका ए प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, है ना। ए प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? जेलेंस्की। 3 पुस्तक तो विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर ये पुस्तकें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। जेलेंस्की, ए प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इन्हीं का एक सिद्धांत भी आता है, गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत।
ठीक है, इन्हीं का है गतिशीलता और संक्रमण का सिद्धांत। आगे चल करके प्रवास का जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रवास के प्रकार वहां पर क्या होगा, इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत। देखिए जो टीजीटी के बच्चे हैं तो केवल केवल इतना आता है, वो लाइनर को जो जानते रहिए बस इतना, ठीक। लेकिन जब नेट के जब आते हैं तो क्या होगा कि ऐसे गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत का अंदर की थ्योरी के बारे में पूछ लेता है, उसका डिटेल पूछता है, यही अंतर होता है ना। टीजीटी में क्या होगा आपका, केवल डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसके द्वारा रचना है, तो क्या बताएंगे, जेलेंस्की के द्वारा है। या ये दे दिया जाएगा गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता ने दिया था, तो क्या बताएंगे आप लोग, जेलेंस्की ने दिया था ये, ठीक है ना। और जब इसी को नेट में हम देखते हैं तो नेट में क्या होगा, आपको पूरा इसी का डिटेल यानी इंटरनल पूछता है ये, ठीक। तो वहां पे आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी हो जाता है ये। और फिर इसी के संदर्भ में हम लोग भारत की बात किए थे कि भारत में इसका प्रारंभ करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था, तो उत्तर क्या बताएंगे आपको, गुरुदेव सिंह गोसाल। गुरुदेव सिंह गोसाल किस यूनिवर्सिटी से संबंधित थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी कहां पर है, चंडीगढ़ में है। तो वहां पर सबसे पहले जो जनसंख्या भूगोल अगर पढ़ाई जा रही है तो किस कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, तो क्या बताएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में। किसके द्वारा, गुरुदेव सिंह गोसाल। इन्होंने जो अपना रिसर्च किया था किसके अंडर में किया था, ग्लेन त्रिवार्था के अंडर में किया था, इस तरह से गुरु शिष्य हो गए। तो इन्होंने यूएसए में जनसंख्या भूगोल को विकसित किया और इन्होंने क्या किया, भारत में जनसंख्या भूगोल को विकसित किया। इनके अंडर में जो प्रथम रिसर्च स्कॉलर जनसंख्या भूगोल से जो करने वाले थे, आरसी चांदना थे। इनके आरसी चांदना थे। तो इस तरह से जनसंख्या भूगोल से अगर कोई पीएचडी पहला करने वाला जो व्यक्ति है तो कौन सा आपका लिखे मिलेंगे आपको, आरसी चांदना। इन्हीं की जो पुस्तक आती है जनसंख्या भूगोल, काफी ज्यादा पॉपुलर है इनकी ये, ठीक। तो जनसंख्या भूगोल देखिए यहाँ पर भी है और जनसंख्या भूगोल आपका कलार के भी यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर है ये। तो जहां पर जैसा ऑप्शन आएगा उस आधार पर उसको सम्मिलित करने के लिए आएगा, वहां पर ऐसा कर देना। जानना दोनों को है, कलार को भी जानना है और आरसी चांदना दोनों को जानना है। कि दोनों की पुस्तक है ये, काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है ये, ठीक। तो 1970 के दशक में इस तरह से क्या हो रहा है कि भारत में जनसंख्या भूगोल यानी अपने स्तर पर आ जाती है। और देखिए क्यों आ जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है इसके पीछे। क्योंकि 1971 की जो जनगणना होती है वो सबसे ऐतिहासिक क्रम मोड़ देता है ये, है ना। कि 1971 की जो जनगणना हो रही है उस समय देखा जाए कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर अब तक का रिकॉर्ड तोड़ है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अब तक का यानी सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कब की है, तो 1971 की है। कितनी चली गई थी दशकीय वृद्धि दर, लगभग 4.80, इतना यानी चले जाना। बहुत तेजी से विस्फोटक स्थिति होती है कि अगर इस दर से यानी ये जा रही है ये कि 24.80 के हिसाब से जाना, मतलब रिकॉर्ड तोड़ा। अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये आपका क्या ग्रोथ रेट है अभी तक का ये, यानी ये 15वीं आपकी जो चल रही है ना, चलने वाली है, ठीक। तो 15 जो जनगणना हुई है 15वीं, उन सब में देखा जाए अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा, यही है 24.80 है। इसीलिए इसको बार बार ये पूछा जाता है कि ये आपका क्या एक महाविस्फोटक के रूप में आपका आता है ये, ठीक। और जब देखिए जनसंख्या महाविस्फोटक के रूप में आ रहा है तो क्या हो रहा है कि इसके अध्ययन की प्रवृत्ति की और ज्यादा यानी लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर क्या होगा कि गुरुदेव सिंह गोसाल को एक अच्छा अवसर मिल जाता है जनसंख्या भूगोल को डेवलप करने के लिए। यही कारण है कि 1970 का जो दशक होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या होगा, ये जनसंख्या भूगोल एक नई शाखा के रूप में पीजी के रूप में डेवलप हो जाती है ये। और इनकी जो पुस्तक आती है आरसी चांदना, है ना, वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाती है क्योंकि एक क्या मुद्दा बन जाता है आपका ये, ठीक। और जब देखिए इस तरह से बात आ रही है तो इसी समय क्या होता है कि 1976 में क्या हो रहा है, जनसंख्या नीति से रिलेटेड बात आ रही है, जनसंख्या नीति। तो जनसंख्या नीति में इंदिरा गांधी ने काफी ज्यादा नीतियां बनाई सब चीजें उसको रोकने के लिए, हर तरीके का प्रयोग किया, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से लालच का प्रोत्साहन दिया गया कि आप है नसबंदी करवाइए, नसबंदी कार्यक्रम के द्वारा अपने पदों की उन्नति करवा लीजिए, पदोन्नति करवा लीजिए। अगर बी ग्रेड में है तो ए ग्रेड में आ जाइए, सी ग्रेड में है तो आप किस में आ जाइए, बी ग्रेड में, चपरासी में है तो क्लर्क में आ जाइए,
बस क्या है, नसबंदी करवाइए। इस तरह से क्या लालच देना। गांव में क्या किया गया कि एक परिवार है, नसबंदी करवाइए, आपको क्या पट्टे पे जमीन मिल जा रही है ना। ये सारी चीजें कार्यक्रम इसके तहत चलाया गया। अधिकारियों ने इसका नाजायज फायदा उठाया। जैसे कोई एसपी या डीएम था तो उसने क्या किया कि अपने को प्रमोशन करने के लिए, या कोई जैसे बी ग्रेड पर है, पीसीएस लेवल पे है, उसको आईएएस लेवल का प्रमोट करना था, उसने जानबूझकर तहसीलों से जनसंख्या को पकड़ पकड़ के ले आए थे, लालच दे करके कि चलो आओ तुम्हारा एक इलाज करवा देते हैं, बढ़िया से फ्री का इलाज होगा। आया तो पता चला कि उसको नसबंदी हो गया। और बहुतों के साथ तो ऐसा हुआ जो है टीन एज के बच्चे थे, 18-18 साल, 17-17, 16-16 साल के बच्चे को बहला फुसला करके लाया गया पकड़ के, बस आंकड़ों को रिकॉर्ड करना। अब बताया जाता है कि इतना ये बुरा प्रभाव पड़ा था कि बहुतों के तो वंशज ही यानी समाप्त हो गया। अब किसी का एक पुत्र है और उसको लालच देकर के ला करके धोखे से करवा दिया गया, तो मतलब उसका तो वंश तो पूरा चला गया वो आगे। तो ये चीज इसका एक दुरुपयोग हुआ। तो जेपी नारायण ने इसी से रिलेटेड क्या हुआ था, नारा लगाए इंदिरा हटाओ। ये 1970 के दशक का ही सारा परिणाम आता है। ये जनसंख्या से ही रिलेटेड सारा चीज है। तो उसी पे उन्होंने नारा दिया कि आप कहते हैं कि जनसंख्या हटाओ, मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ। ठीक, फिर यहीं पे देखिए शारदा एक्ट भी आया। शारदा एक्ट में क्या किया गया था, विवाह से रिलेटेड जो आयु थी 14 वर्ष, ठीक है ना। तो शारदा एक्ट भी एक ये हुआ कि अगर हम लोग पॉपुलेशन को रोकना है तो उम्र को क्या कर दें हम लोग, बढ़ा दें हम लोग। आज भी देखिए हम लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसी के रूप में कि अगर जनसंख्या को ग्रोथ को रोकना है तो विवाह की उम्र में क्या करिए, और ज्यादा यानी देरी कर दिए। इससे क्या होगा, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्या होगा 18 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर बहुत ज्यादा होता है वो। और जैसे जैसे उम्र और घटती जाती है, यानी 35 साल 40 साल, उसमें क्या होगा, फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगी, अपने आप डाउन हो जाती है, कम हो जाती है ये। तो इस तरह से जनसंख्या रेट को इस तरह से कंट्रोल करने का ये प्रयास किया गया, ये सारा चीज। ठीक, फिर इसके बाद देखिए जो नई जनसंख्या नीति आई है, जो हम लोगों को पढ़ना है, अपने जो मुख्यमंत्री के द्वारा लागू किया गया है ना। इसको भी जनसंख्या नीति से रिलेटेड क्वेश्चन करंट का है तो पूछा जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि नीतियां वही हैं जो इंदिरा गांधी ने चलाई। वहां पर भी देखिए लाभ था, यहाँ पर भी लाभ है। यहाँ पर देखिए क्या लाभ दिया गया कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी योजनाओं को जो लाभ होगा वो नहीं मिलेगा वो। तो सरकारी योजनाओं से रिलेटेड देखिए क्या क्या है, जैसे एलपीजी से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड बात आ जाती है। फिर इसके अलावा और भी है कि मान लीजिए कि खाद्य सुरक्षा योजना की बात आ जाती है, और है सोलर से रिलेटेड जो पैनल की आ रही है बात है, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की जो सब्सिडी दी जा रही है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी आपकी सब्सिडी दी जाती है, या छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या नौकरियों में जो आरक्षण से रिलेटेड है ना, ये सारी चीजें, ये सब क्या, ये सब बंद कर दी जाएगी। तो ये चीज क्या है तो रूप वही है। तो इस तरह से नई जनसंख्या नीति में ऐसा करने का प्रयास किया गया है। कारण क्या है, देखिए क्यों ऐसा हुआ है कि 1971 का देखा जाए तो ये डाटा आपको क्या शो करता है कि अब तक की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट शो करता है। और अभी आपका 2024 का जो डाटा है प्रेजेंट टाइम में, ये देखिए क्या शो करता है कि अब इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत विश्व का सबसे ज्यादा यानी पॉपुलेशन वाला देश बन गया है, यानी चाइना को भी ओवर कर गया है ये। तो इस तरह से ऐसी नीतियां क्या है, हम लोगों को बनाना क्या हो जाए, हमारी मजबूरी हो जा रही, व्यवस्था हो जा रही है ये। इसी के संदर्भ में और देखिए हम लोग जब ग्रोथ रेट की बात किए थे तो 1901 से लेकर के और 2011 तक का पूरा ग्रोथ रेट का पूरा पीरियड हम लोग इसको पढ़े थे कल इसी को। और जब इसी का एनालिसिस करते हैं हम लोग कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रवृत्तियां कैसी रही है, या ये कह सकते हैं कि इसी ग्रोथ रेट को हम लोग एक थ्योरी से जोड़ लेते हैं, थॉमसन या नोटेस्टीन की थ्योरी, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से लिंक कर लेते हैं इसी को। तो वहां पर क्या होगा कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर की जो प्रवृत्तियां हैं उसको 4 उपवर्गों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होगा जो प्रवृत्ति देखने को मिलेगा कि नेगेटिव के रूप में ना के बराबर है, यानी समरूप, यानी बिल्कुल जो जनसंख्या वहीं पर स्थायी रुकी हुई है। दूसरा जो स्वरूप आएगा आपका मध्यम गति से आपका वृद्धि हो रहा है। तीसरा जो स्वरूप आएगा वो आपका क्या विस्फोटक के रूप में आएगा। और चौथा जो स्वरूप आएगा वो घटते क्रम में आएगा ये। ठीक, तो इस तरह से इसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आज कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है भारत में उसकी प्रवृत्तियां कैसी है, या ये कह सकते हैं उसको नोटेस्टीन और
थॉमसन के मॉडल से कैसे इसको जोड़ा जाए, इसको ये सारा चीज है ना। तो यहाँ से भी यानी पूछा जाता है क्वेश्चन को कि आपको सिद्धांत और भारत की जनसंख्या को लिंक करके पूछ लिया जाता है ये, ठीक ना। देखिए इस समय जो हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं सर्विस से रिलेटेड, और सर्विस का जो उद्देश्य है कि आप लोगों को क्या मिले, टीजीटी, पीजीटी या हायर एजुकेशन से रिलेटेड, इन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। तो ज्यादातर देखिए हम लोगों के साथ समस्या क्या आती है कि जब तक यानी नौकरी नहीं मिलती है खूब व्यवहारिक बातें करते हैं, और जब नौकरी मिल जाती है सब यानी सिद्धांतों पर आ जाते हैं। और इस समय जब नौकरी नहीं मिली तो हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं कहीं पर भी हो जाए, चाहे ग्रामीण आंचल ही क्यों ना मिल जाए, हम लोग क्या करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे वहां के दिशा और दशा को चेंज कर देंगे। लेकिन इसका जस्ट क्या होता है, जब नौकरी मिल जाती है तो क्या होता है कि जस्ट यानी प्रवृत्ति उल्टा हो जाती है, और ये उल्टा होना ही क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या हो जा रही है ये। गवर्नमेंट भी इसका यानी कहीं ना कहीं देख रही है कि इतना मशक्कत के बावजूद भी क्या हो रहा है, ये समस्या पैदा होती चली जा रही है। जैसे देखा जाए कि अभी प्रेजेंट टाइम की तत्काल व्यवस्था देखें हम लोग, दिसंबर का महीना जो होता है 90% जो स्कूल जो होते हैं बिल्कुल ठप होते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। अब दिसंबर का जो महीना ऐसा होगा कि वहां पर क्या होगा कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, अब ये देखिए आपका जैसे यूजीसी का पहला पेपर आप देंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें क्या होगा, एक आपका क्वेश्चन आता है कि साइको से रिलेटेड, कि साइको की मनोवृत्तियों को यानी कैसे परिवर्तित किया जाए। या ये कह सकते हैं डीएसएसबी का जब पेपर देते हैं आप लोग तो वहां पर साइको से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या प्राइमरी से रिलेटेड देखते हैं वहां पर आपके पूछे जाते हैं ऐसे, है ना, कि इस समस्या का सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। क्या वास्तव में ऐसा है कि 90% जो होती है पढ़ाई क्या होता है, सबसे कम अगर पूछा जाए कि किस महीने में कॉलेज में पढ़ाई सबसे कम होती है, तो उत्तर क्या होगा आपका, दिसंबर का महीने में होता है। क्यों, वाई, है ना। अब आपके पीछे क्वेश्चन आ गया क्यों ऐसा है, कि अगर दिसंबर के महीने में पढ़ाई सबसे कम हो रही है तो रीजन क्या है। संजय क्या लगता है बताइए। सबसे ज्यादा देखिए जो होता है कि जो लोगों की जो बची हुई सीएल होती है, सीसीएल होती है, मेडिकल होती है, ये सबका जो लास्ट मंथ होता है, अगर इसको लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो माइनस में चला जाता है, जिनकी जो बची रहती है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है कि लोग इसको यानी बचा करके इसको कूटनीति का प्रयोग करते हैं, है ना। कूटनीति का प्रयोग जैसे क्या है, जैसे आपने वर्क बताया कि ठंड ज्यादा है, तो क्या है, चलो सीसीएल यानी 12 ठे बचा हुआ है, उसको ठंड से बचे रहेंगे, सब सही रहेगा। एक तो ये हो जाता है। शादी विवाह जैसे आपने बताया, काम धंधे इस तरह से उसका एक बहाना मिल जाना। तो क्या ये देखिए आपकी जो इस तरह की चीजें हैं, ये जो आपने भी बताया, ये हमारी शिक्षा को किस ओर ले जाएगा ये। एक सुधार की अगर व्यवस्था की बात करें, है ना, कि भाई देखिए जो अनुपात में अगर टीचर है ही नहीं वहां पे, एक तो वैसे भी हम लोग बदनाम रहते हैं कि गवर्नमेंट में टीचर वैसे ही भी नहीं करते हैं, और आते हैं तो पैर पे पैर रख करके मोबाइल चलाते हैं। ये लोगों की एक मान्यता है या दोषारोपण है, या ये कह सकते हैं कि जो गार्जियन या बच्चे जो होते हैं टीचरों को पर आक्षेप लगाते हैं इस तरह से, और टीचर क्या होते हैं बच्चों को पर आक्षेप लगाते हैं। तो क्या ये जो आक्षेप लगाया जा रहा है, एक दूसरे पर प्रत्यारोपण हो रहा, अच्छा है कि गलत है? गलत। इस समस्या को सॉर्ट आउट तो करना है। अब सॉर्ट आउट कौन करेगा? हम और आप जैसे लोग ही कर पाएंगे। कोई मतलब नहीं है। आज भी देखिए, आज प्रेजेंट टाइम की डेट की मैं बता रहा हूं, आज की डेट है, जितने भी है कॉलेज का सबका निरीक्षण कर लीजिए, 90% टीचर है ही नहीं क्लास में, कॉलेज में है ही नहीं, सब सीसीएल लेकर के सब गायब हैं। इलाहाबाद का ही दूर नहीं, इलाहाबाद का ही सर्वे कर लीजिए आप लोग,
तो जब इस तरह से ले रहे हैं, यानी चलो गवर्नमेंट ने आपको सहूलियत दी है, सीएल की अगर बात दिया है, 12 ठो दिया है जो भी है ना, या सीसीएल जो लेडीज को मिलता है चाइल्ड केयर के लिए, ठीक। तो ये सब क्या है, यानी ये विषम परिस्थितियों के लिए होता है। मतलब कि ये आप तभी ये सब काम आएंगे जब क्या होगा, ये आपका चालू रहेगा। अगर ये जिस दिन बंद हो गया तो ये सब बेकार गया, किसी काम का नहीं। अब गवर्नमेंट तो चाह रही है टीजीटी पीजीटी सब ये बंद ही हो। प्राइमरी को तो बिल्कुल यानी बंद करने के कगार पे लग गई है वो, ठीक है। तो अब इसको बचाए रखें, कैसे बचाया जाए, हम और आप जैसे लोग ही बचा सकते हैं, लोगों को समझा बुझा करके कि ये जो कूटनीति का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसको कूटनीति में ना प्रयोग करें, इसको क्या करें कि देश के भविष्य के लिए करें। लोगों का तर्क क्या है कि सर ये 12 ठो छुट्टी अगर हमको मिली है, अगर एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे तो क्या गवर्नमेंट इससे हमको देगी कुछ? नहीं देती है ना, नहीं देती है। पहले देती थे, इससे पहले वाले में था, इधर वाले में समाप्त कर दिया गया है, ठीक। तो कुछ चीजें होती है देखिए जो गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन क्या जो स्टूडेंट है तो वो देते हैं आपको, उनके बीच में जो आपके मैसेज आता है, ये टीचर है देखिए अपनी छुट्टी को भी यानी या क्या है रहते हुए इसको छोड़ करके क्या आते हैं कि क्लास लेते हैं। ये एक पॉजिटिव जो मैसेज जाता है ये, है ना। बहुत से ऐसे देखिए ईसीसी जैसे आपको देखेंगे आप, ईसीसी देखिए इसलिए देखिए फेमस है कि एक ऐसा मात्र कॉलेज है अपने उत्तर प्रदेश का कि क्लास एक्स्ट्रा क्लास चलती है, यानी सिलेबस जो टाइम रहता है, टाइम के बावजूद भी क्या है कि एक ऐसा और कहीं नहीं देखेंगे जल्दी ऐसा कि सुबह शाम यानी इस तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना। साइंस की तो इतनी ज़्यादा पूछिए मत, सुबह है 7 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है इसी में, और जबकि है आपकी 10 बजे से है। लेकिन है क्या चीज़, अपनी गरिमा को बना रखा है। जब इस तरह से कोई इसकी तारीफ करता है कि इवन क्रिश्चियन कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ द उत्तर प्रदेश, अपना बना रखा, तो कैसे बनाया है वो? क्या वो जो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तो क्या वहाँ के जो प्रिंसिपल मैनेजर हैं क्या उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं? कोई नहीं देता है। लेकिन क्या है कि जो गरिमा है, ये ईसीसी का कहीं पे टीचर आप देखेंगे तो एक उनका जो पूजनीय एक आभार क्या होगा, एक अलग होगा लोगों के अपेक्षा, है। सविंदर सिंह को ले लीजिए, कभी क्लास बंक नहीं करते थे, टाइम टू टाइम 1 मिनट देरी नहीं करते थे, सीधे 10 बजे क्लास है तो 10:01 नहीं होते तुरंत यानी क्लास में हाजिर। और ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट पहले निकल जाना, 50 मिनट की क्लास है तो 50 मिनट पूरा प्रॉपर पढ़ा करके तब निकलते थे, पंचुअल। ये देखिए तो लोगों के बीच में क्या उनका मैसेज कैसा जा रहा है, एक पॉजिटिव जा रहा है ये सब चीजें। तो ये जो पॉजिटिव है ये सब चीजें मैसेज जो होता है ये सैलरी से कहीं ना कहीं क्या होता है बढ़ करके होता है। इसी कहते हैं आत्मसम्मान कहते हैं, है ना। तो भाई बहुत लोगों से मेरी इस तरह से डिस्कस होती है, ये सब बात ऐसे बताते हैं, तर्क देते हैं, आप लोग भी ऐसे करेंगे तर्क देंगे, मिलेगा आपको ये सब चीजें, है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो पैसे से बढ़ करके, सैलरी से बढ़ करके होती है, और वो क्या होती है कि बाहर आपके लोगों के बारे में सोच कैसा है ये। तो ये सब चीजें कि कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग ना करें हम लोग इसका, है ना। थोड़ा इसको बंद कर दीजिएगा। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग आज कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां मतलब ट्रेंड, यानी कैसा रहा है ये, कभी बराबर है, इक्वल है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, और कभी क्या औसत से बहुत ही ज्यादा है ये। तो इसी ट्रेंड के बारे में हम लोगों को पूरा ये पढ़ना है, और इसी को हम लोग 4 उपवर्गों में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। पहला है आपका मंद गति से वृद्धि दर, की अवधि। दूसरा जो होगा निरंतर बढ़ती दर की अवधि।
निरंतर बढ़ती दर की अवधि, और तीसरा है विस्फोटक वृद्धि दर की अवधि। विस्फोटक वृद्धि दर की अवधि। और लास्ट में जो आपका आएगा इसमें कि घटती दर से वृद्धि की अवधि। यानी यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या किया कि सन 1901 से लेकर के 2011 तक का जो ट्रेंड है ये, इसी को क्या कर दिया, 4 उपभागों में डिवाइड कर लिया इसी को। तो पहला देखिए क्या है कि मंद गति से वृद्धि दर की अवधि, दूसरा है निरंतर बढ़ती दर की अवधि, और तीसरा आपका विस्फोटक वृद्धि दर की अवधि, और चौथा आपका है घटती दर से वृद्धि की अवधि है ये। पहले में देखिए जो हम लोग फेज रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका है 1901 से लेकर के 1921 तक का, 1921 तक की अवधि को इसके अंतर्गत रखते हैं ये। दूसरा आपका जो इसके अंतर्गत आएगा ये आपका है 1921 से लेकर के 1951 तक की अवधि। तीसरा जो आपका है 1951 से लेकर के 1981 तक की अवधि, और चौथा जो फेज आएगा आपका ये 1981 से लेकर के 2011 तक की। क्योंकि 15वीं जनगणना भी आई नहीं है इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे, यहीं तक का भी हम लोगों को पढ़ना है ये। अब यहां पे देखें इस कंडीशन में, इस अवस्था में देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारी जो जनसंख्या है वो स्थिर थी। वो जनसंख्या कैसी थी तो क्या होगा, स्थिर थी, ना तो ज्यादा बढ़ी थी ना तो ज्यादा घटी थी। उसमें कोई अंतर नहीं आता है। और माल्थस देखिए क्या बताते हैं कि जो जन्म दर होता है और जो वृद्धि दर होता है उसी का जो अंतर होता है उसी को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। माल्थस क्या बता रहे हैं कि जो जन्म दर, जो बर्थ रेट है वो, और जो डेथ रेट है वो, और उसी का जो अंतर होता है वही आपका प्राकृतिक वृद्धि दर होता है। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो प्राकृतिक वृद्धि दर थी वो आपकी नेगलेक्ट थी, आपकी नथिंग के बराबर थी। मतलब क्या होगा कि जो बर्थ रेट था वो और जो डेथ रेट था वो क्या था, एक तरह से लगभग समान ही था आपका, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। अब डायरेक्ट यही आ जाएगा क्वेश्चन कि बर्थ रेट और डेथ रेट निम्नलिखित में से किस अवधि के अंतर्गत यानी बराबर थी, तो क्या उत्तर होगा आपका, मंद गति से वृद्धि दर की अवधि। आपको सन देकर के पूछ ले जाएगा 1901 से लेकर के 1921 तक की आपकी अवधि है। यानी यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जितने जनसंख्या ने जन्म लेती थी उतना ही क्या हो जाती थी, वो उसकी मृत्यु दर हो जाती थी, है ना। जैसा कि एक एग्जांपल आपको मिलता है कि 7% से ज्यादा लोग इन्फ्लुएंजा के शिकार हो गए थे 1921 में। यानी ऐसी ऐसी महामारियां आ रही थी वो, कि 1921 में इन्फ्लुएंजा का इतना ज्यादा महामारी आया, तो परिणाम क्या हो रहा है कि 7% जनसंख्या यानी इसी की पूरा शिकार हो गई है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर 1000 व्यक्तियों में से जो बर्थ रेट है आपका 35 या उससे अधिक अगर पाई जा रही है, तो उतने ही देखिए क्या हो रहा है, उतने आपके मृत्यु हो जा रहे हैं। ये चीज यानी देखने को मिला था, और यही कारण है कि यहां पर आपके प्राकृतिक वृद्धि दर क्या था, बिल्कुल शून्य के समान था। ये क्या था आपका,
प्राकृतिक वृद्धि दर क्या था आपका? 0 था ये। और जब ये वाली कंडीशन देखी गई तो यहां पर क्या हो रहा है कि जनसंख्या आपकी क्या हो रही है कि बहुत ही मंद गति से बढ़ने की प्रवृत्ति है। 2021 की जो आपका देखा जाए तो वहां पे -0.31 1921 की ये आपकी दिखाई दिया है। 1921 का जो 10 की वृद्धि दर की बात आते हैं तो वहां पर देखिए माइनस में चले जाना, क्यों? इसका यानी शिकार होना, इन्फ्लुएंजा का शिकार हो जाना ये। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई ज्यादा यानी समस्या नहीं हुई हमारे लिए। लेकिन देखिए समस्या नहीं हुई, लेकिन क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं समस्या की तरफ यानी आपको इंगित कर रहा है कि अगर 35 बच्चे 1000 पर यानी जन्म ले रहे हैं और उतने ही मर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ चिकित्सा की समस्या है। और किसी के यहाँ अगर प्राथमिक रूप से चिकित्सा की समस्या हो रही है तो देश की विकास अवधि क्या हो जाएगी? विकास कहीं ना कहीं आपके प्रभावित हो जाएगा, है ना। इसी से रिलेटेड देखिए कि एक अभी आपका क्वेश्चन आया था 2021-19 के पेपर में आया था, ये PQLI जानती हो कोई? इकोनॉमिक्स का टर्म है ये तो। PQLI नहीं, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। लाइफ इंडेक्स तो PQLI या डायरेक्ट आपको PQLI पिपली करके ऐसे पूछता है, इकोनॉमिक्स का टर्म है ये, ठीक। तो ये भी देखिए बहुत ही लेटेस्ट आपका आया है कि जो भौतिक रूप से आपके भौतिक जीवन की जो गुणवत्ता है ना, जो फिजिकल लाइफ की हम लोगों की जो गुणवत्ता है ना, उसका इंडेक्स निकालने की बात आती है। और जब ये इंडेक्स निकाला जाता है तो इसमें यानी मूलभूत यानी किस किस प्रवृत्ति की यानी बात करते हैं। एक है आपका है लिटरेसी रेट की बात करते हैं इसमें। दूसरा आपका है इन्फेंट मैटरनिटी। और तीसरा जो आपका आता है इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन 3 चीज की यानी यहाँ पे बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसी में कि PQLI में निम्नलिखित में से किन किन इंडेक्स यानी किन के किन को शामिल किया जाता है। तो क्या आपको बताएंगे? लिटरेसी रेट को आप शामिल करेंगे, फिर आपका इन्फेंट मैटरनिटी यानी जो शिशु मृत्यु दर है आपके उससे रिलेटेड उसकी बात करते हैं, और तीसरा आपका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा है उसकी, यानी 3 चीज की यानी यहाँ पर हम लोग बातें करते हैं। यानी एक आपका है कि शिशु मृत्यु दर, दूसरा आपका है जीवन प्रत्याशा, और तीसरा आपका है साक्षरता। ये फिर बात आती है कि PQLI कभी आपका स्टार्ट हुआ है? 1972 का है ये। कब का है ये? 1972। और डायरेक्ट आपका जब देखिए पूछा गया था तो इसके यानी भूगोलवेत्ता के बारे में पूछ लिया था, MD मॉरिस। किसके द्वारा इस सूचकांक दिया गया? तो MD मॉरिस के द्वारा दिया गया है। कि आजकल देखिए वही क्वेश्चन है सारी चीजें, लेकिन उसको क्या है कि उसको सिद्धांतों से जोड़ दे रहा है, वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से जोड़ देता है पूरा का पूरा। ये समझ आ रहा ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक।
तो यूजीसी का जो पेपर हुआ था तो 2019 का साथ था, उसी में आया था ये ना कि एमडी मॉरिस के द्वारा जो दिया गया पीक्यूएलआई सिद्धांत था उनमें से निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है। तो 1 2 3 तीनों आ गया था उपरोक्त, यानी आपका राइट आंसर था वो। हाँ, अब थे तो अर्थशास्त्री थे, अब चूंकि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और ये आपका इकोनॉमिक्स मिलता जुलता है तो इसलिए तो नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा अगर कहीं पे आपको कह दिया एमडी मॉरिस भूगोलवेत्ता अगर कह दे रहे हैं तो किस प्रकार के भूगोलवेत्ता थे, आर्थिक भूगोलवेत्ता, ठीक ना है। तो ऐसे इनका जो मूल है आपका इकोनॉमिक्स से है, ये अर्थशास्त्री थे ये, ठीक। तो इनके द्वारा ये दिया गया है, ये सूचकांक निकाला जाता है। तो इस सूचकांक में देखिए एक चीज इन्होंने जो बात कही है शिशु मृत्यु दर की बात की है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इनके अनुसार देखा जाए कि 1901 से लेकर के 11 तक की अगर बात करें तो इन्होंने जो डाटा दिया था इनके अनुसार जो शिशु मृत्यु दर थी वो आपका 49/1000 था। ये सॉरी, अच्छा 49 इसमें क्या था, ये जन्म दर, बर्थ रेट कितना था आपका, ये 49/1000 था। और वहीं पर आपका जो डेथ रेट था वो आपका 47 घटा था, ये लगभग 43 था आपका, ये 43/1000 था। ये कब की बात है, ये 1901 से लेकर के 11 का है। 1901 से लेकर के 1911 का जो दशक की आपकी बात आई थी तो वहां पे इन्होंने बताया है ना कि वहां का इन्होंने डाटा लिया कि वहां पर क्या हुआ कि बर्थ रेट आपका 49/1000 भारत के बारे में है, ये 49/1000, और वहीं पर डेथ रेट क्या था आपका 43/1000। यानी यहां से देखिए क्या होगा, जो प्राकृतिक वृद्धि दर है यानी कितना आ गया आपका, ये प्राकृतिक है वृद्धि दर कितना आ गया, मात्र 6 आएगा, दोनों का अंतर तो आ गया आपका ये। तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा है कि प्राकृतिक वृद्धि दर बहुत ही कम हो रही है, ये प्राकृतिक वृद्धि दर यहाँ पे कम है। और फिर इसके बाद दूसरा जो डाटा आपका 1911 से लेकर के 1921 में, वहां पर देखिए क्या हो रहा है कि कहाँ जगह मिली, (1911 से लेकर के 1921 का जो डाटा इन्होंने दिया है कि यहाँ पर देखिए जो बर्थ रेट है वो कितना था आपका 48/1000, और जो मृत्यु रेट था डेथ रेट था कितना आपका 47/1000 था। यानी प्राकृतिक दर कितना हो गया, मात्र प्राकृतिक है वृद्धि दर मात्र कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं सारा चीज, है ना। कि इस तरह से देखिए क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो शुरुआती फेज था जहां पर स्थिर दर से था, तो इसमें जो वृद्धि दर हो रहा है बहुत ही प्राकृतिक वृद्धि दर क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। और क्यों कम हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या था कि हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे। किसमें पिछड़े हुए थे, तो क्या उत्तर आता है, लिटरेसी रेट में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे। साक्षरता हम लोगों के पास थी ही नहीं, क्योंकि अगर साक्षरता होती तो हम लोग भी क्या होते, डॉक्टर कहीं ना कहीं बने होते। तो डॉक्टर यानी बड़े बड़े इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था, ब्रिटेन यानी जाना पड़ता था, सब चीजें यहाँ पे इलाज होता ही नहीं था। कहीं पर महामारी कोई भी आ जाती थी, बाढ़ जैसी आपदा आ जाती, सूखा जैसी आपदा आ जाए तो उससे रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं था, यहाँ पर बनाया ही नहीं गया था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि कहीं पर अगर बाढ़ जैसी आपदा आ रही तो पूरा का पूरा गांव ही सफाया हो जा रहा है। वो कहीं पर सूखा जैसे आ रहा है तो उत्पादन बिल्कुल नहीं हो रहा है, और अंग्रेज लगान अलग से ले रहे हैं, वसूल रहे हैं। तो ये सब क्या है, शोषण की प्रवृत्ति नजर आ रही थी। हॉस्पिटल नाम का देखा जाए तो कुछ था ही नहीं। एक मूवी भी आई थी दशरथ मांझी वाली, देखे थे आप लोगों ने, कि इलाज जो था शहर से काफी दूर घूम करके रास्ता जाना,
और जिस वजह से अपनी वाइफ, उसकी वाइफ क्या हो गई थी, डेथ हो जाती है। तो वो सब क्या है, वो सब हमारे इसकी ट्रेंड को यानी दिखा रहा है। ये सारी चीजें था। ये क्या हो रहा था कि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा ये शर्मनाक चीज होता है ये, है ना। जैसे अगर वर्तमान में कोई परिवार है और अपने बच्चों का या अपने ऊपर जो उनके ऊपर जो डिपेंड लोग हैं उनका सही से अगर कोई इलाज ना करा पाए, तो उस व्यक्ति या परिवार का क्या होगा, सबसे बदनसीबी वाला दिन होता है ये। तो जब एक तरह से हम परिवार की बात कर रहे हैं, तो ये चीज देखा जाए तो आज से क्या हो रहा है कि कम से यानी 100 साल पहले ये चीजें हम लोगों के सामने भी ऐसी ही थी। तो वो दौर याद करिए किस दौर से हम लोग गुजरते थे ये, कि प्राकृतिक वृद्धि दर यानी ये इस तरह से थी कि बर्थ रेट में कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा था ये। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा, डेथ रेट भी काफी वृद्धि थी ये। ठीक, तो इस पॉइंट को पहले नोट कर लेते हैं, उसको बंद कर दीजिएगा। अब देखिए जो हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया है ये इकोनॉमी में, इसी से संबंधित देखिए एक आता है, टर्म आता है माइक्रो इकोनॉमी आता है। तो माइक्रो इकोनॉमी में क्या करते हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं उसी को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं हम लोग, है ना। और धीरे धीरे देखिए जो ग्राफिकल ये डाटा है इकोनॉमी से कहां पर उतर रहा है, ज्योग्राफी में उतर रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर संबंध क्या हो रहा है, और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा है। कि मतलब अब देखिए जो नेट में जो क्वेश्चंस है वो उसको टफ बनाने के लिए अर्थशास्त्र से लिंक करके यदि पूछा जाता है, यानी आपके सामने ग्राफ दे दिया जाता है जिसे माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, और उसके आधार पर उसका एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है ये। तो काफी डीपली यानी धीरे धीरे जा रहा है ये, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे नेट में अगर इस तरह से ट्रेंड अगर हो रहा है तो धीरे धीरे आपका जीआईसी और एलटी में भी क्या होगा, ऐसे यानी आपके आने की संभावना बढ़ने का चांस रहेगा ये। यानी क्वेश्चन को अब रिपीट ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन वहां से अब निकाले जा रहे हैं, है ना। तो इसी को देखिए ग्राफ के द्वारा अगर देखा जाए, यहां पर आप इसको वर्ष लिख लीजिएगा और वर्ष इस तरह से लिखिएगा। 1901 से हम लोग शुरू करेंगे। ये जो होगा आपका 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और लास्ट में आ जाएगा 2011। इस तरह से नीचे क्या हो जाएगा, वर्ष यानी 10-10 वर्ष के अंतराल पे एक हम लोग ग्राफ ऐसे बना लेंगे। और यहां पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, जनसंख्या ले लेंगे। यहां पे हम लोग यहां पे क्या कर लेंगे लोग, जनसंख्या। और जो जनसंख्या लेंगे वो किस में रहेगा, आपका करोड़ में रहेगा। जैसे यहां से अगर हम लोग ले तो 10-10 के अंतराल पे लेकर के बना लेते हैं कि आपका 10 करोड़, 20 करोड़, 23 करोड़, 40 करोड़, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और इधर क्या हो जाएगा आपका 110, 120 से ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक ना। इस तरह से हम लोग 10-10 के अंतराल पे आप हम लोग जनसंख्या यानी यहाँ पे हम लोग बना ले रहे हैं। ठीक।
अब कल देखिए जो एक आपको डाटा लिखवाया गया था कि जनसंख्या का पूरा एक ट्रेंड दिया गया था आपको डाटा, उसी डाटा का प्रयोग करके हम लोगों को इसमें बनाना है ये, कि जैसे आपको डाटा दिया गया था कि 1901 में, है ना, 1901 में, यानी यहां पर देखिए जनसंख्या कितनी थी, है कल का जो डाटा लिखवाया गया था तो 23 करोड़ के आसपास थी। कितना था आपका? 23 करोड़। तो यहाँ पे जब देखिए 23 करोड़ आप इसको जाएंगे ऐसे ये, तो 20 ये हो गया, तो 23 करोड़ का आपका यही मिलेगा लगभग पॉइंट, है ना, 23 करोड़ का ये मिल जाएगा। और 1901 में आपको जनसंख्या कितनी बताई गई थी? सॉरी 1911 में 25 करोड़ हो गए थे। यानी 23 से थोड़ा सा यदि क्या करेंगे, ग्राफ को यानी हल्का सा ऊपर ले जाएंगे, यानी यहां से अगर आप आ रहा है ये, तो ये हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा, ये 25 के आसपास। और 21 में देखा जाए तो कितनी जनसंख्या हुई थी? 25 के लगभग है, यानी वो भी लगभग आपका यही आपका 25 है ये। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल यानी एक सीधी रेखा के रूप में आपका ऐसे आता चला जा रहा है ये। यानी हल्का सा ये लाएंगे, फिर यहां से हल्का सा क्या करें, ऊपर उठा देंगे, बस ज्यादा नहीं उठेगा ये। तो ये क्या आपका ये स्थिर अवस्था को दर्शाता है ये, है। तो इसी को हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे जो पहला भाग था ये वाला था, इसी को क्या नाम दिया गया था कि स्थिर अवस्था की अवधि थी। इसी को क्या नाम दिया गया था? स्थिर अवधि की अवस्था। स्थिर अवस्था की अवधि, यानी जनसंख्या में कोई विशेष इतना से बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। फिर इसके बाद देखिए आते हैं हम लोग कि 1931 की बात करें तो वहां पे हम लोगों की जनसंख्या कितनी पहुंच गई थी? कितने करोड़? हैं 27। तो मतलब देखिए क्या हो रहा है, इस ग्राफ को जब ऐसे जाते हैं तो यहां से देखिए क्या होगा कि ऐसे ले जाकर के 25 ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे ये होगा आपका, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा ये। फिर 1941 में जनसंख्या कितनी थी? 31, यानी यहां से भी ले जाएंगे तो ऐसे आप थोड़ा सा इससे ऊपर उठाएंगे ये 30 के बाद ये हल्का सा ऊपर है, यानी इसको देख करके करना है कि जहां पे आएगी हल्का सा केवल ऊपर जाएगा ये, ठीक। फिर इसके बाद 41 के बाद 51 में देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कितनी जनसंख्या आ रही है? 36 आ रही है। तो इस जब पॉइंट को ले जाते हैं ये, तो 30 आपका देखिए यहाँ पे आ रहा था 31 और 36 आपका ये आएगा, ये लगभग आपका ये आ गई है। अब यहां से जो पॉइंट है इसको ऐसे मिला देंगे हम लोग, ठीक ना। ये आपका दूसरा फेज आपका निकल करके आ जाएगा, या ये कह सकते हैं ये अवस्था आपकी किस नाम से जानी जाती है? निरंतर वृद्धि की अवस्था। यानी यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जो ग्राफ है धीरे धीरे आपको ऊपर ही जा रहा है, यानी कहीं फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है, एक निरंतर आपके क्या वृद्धि हो रही है। तो इसी को लिख देंगे हम लोग निरंतर वृद्धि की अवस्था, निरंतर वृद्धि की अवस्था। देखिए नेट में क्वेश्चन ऐसे ग्राफ बना देगा, 1 2 3 4 करके लिख देगा, और इधर आपको दे दिया जाएगा स्थिर अवस्था की अवधि, निरंतर वृद्धि की अवस्था तीव्र, और उसको सुमेलित करने ले दे दिया जाता है। मतलब कि आपसे ये जानने का प्रयास करता है कि आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यानी एग्जामिनर ये आपको जाना है, मतलब क्या है, ज्योग्राफी का पूरा मास्टर बना देना ये। और जबकि इकोनॉमी वालों के लिए क्या देखा जाए, बिल्कुल ये आम बात है उनके लिए, ये तो कुछ नहीं, इससे बहुत बड़े कठिन कठिन ग्राफ आते हैं उनके लिए माइक्रो इकोनॉमी में, हाँ, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ज्योग्राफी वालों के लिए कहा जाता है अगर आप इसको जानते हैं तो बहुत बड़े विद्वान हैं इससे रिलेटेड।
फिर आते हैं हम लोग, तो ये दूसरा फेज आपका निकल गया। फिर तीसरे फेज में आते हैं हम लोग, तो यहां पे देखिए क्या है कि 1961 में जनसंख्या कितनी हो जा रही है, 43 के आसपास जा रही है। यानी यहां से हम लोग जाएं ऐसे ऐसे, और ये 40 से ये 43 लगभग, ठीक, यह पूरा है। 71 में कितनी जा रही है, 54, नहीं ये चला जाएगा, और ये आपका 54, 50, 54, और 81 में 68 चली जा रही है। ये 68 है, 60 ये हो जाएगा, 60 के बाद आगे जाएगा 70 से पहले। अब इसी ग्राफ को देखिए, फिर ले जाते हैं हम लोग, ये चीज देखिए, सब चीज यही है। इसी को हम लोग जब डेविस पढ़ते हैं, पेंक पढ़ते हैं, तो वहां पे ढाल के स्वरूप में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए कहां से कहां है कि हम लोगों ने मानव भूगोल को किससे लिंक कर लिया, फिजिकल ज्योग्राफी से लिंक कर लिया। ये कोई आपका नया चीज नहीं है। ये क्या है कि पेंक और जो डेविस महोदय थे, जो ढाल के बारे में बताते हैं, ढाल का स्वरूप बताते हैं वो, ठीक। मंद गति से ढाल है, तीव्र ढाल है, उत्तर नतोत्तर ढाल है ना, ढाल के प्रकार, तो उसी का कहीं ना कहीं एक प्रकार है आपका ये है। तो ये वाली अवधि देखिए क्या हो रहा है, विस्फोटक की अवधि हो रही है। यानी जहां पे ढाल देखिए स्लोप क्या है, बहुत ही तीव्र गति से है, ये बहुत ही तीव्र गति से है। या ये कह सकते हैं यहाँ पे जो एंगल होगा आपका, जो एंगल जो देखिए बन रहा आपका यहाँ पे, है ना, तो एंगल क्या हो रहा है, बहुत ही इसका धीमा बनता है, कम बनता है ये। और जब एंगल यही ज्यादा बनता है यहाँ पे, तब क्या होगा, ढाल आपका बंद हो जाता है। तो यहां से आपका क्या है, तीव्र विस्फोट की अवस्था की बात कर रहा है। विस्फोट की अवधि, जनसंख्या विस्फोट की अवधि को शो करता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि 1991 में ये आपका चला जाएगा 80, 80 के बाद ये 84, 2001 में 102, और यहां पे देखा जाए 2011 में 121, उससे ऊपर चला जाना, 120 है, इसको भी यानी क्रॉस कर जाएगा ये। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है कि एक निष्कर्ष आया कि जो जनसंख्या का स्वरूप था, देखिए कि शुरुआती दौर में जनसंख्या केवल इतना ही था, इसके बाद जनसंख्या देखिए यहां पे इतना हो गया, इसके बाद जनसंख्या आपका ये हो गया, इसके बाद जनसंख्या आपका ये हो गया। यानी इसको एरिया से भी आप क्या करते हैं, लिंक कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, तो इसके जनसंख्या के क्षेत्रफल को दर्शा रहा है कि इतना, यानी पूरा क्षेत्रफल का ये पूरा स्वरूप है। ये यहाँ पर इसका अनुपात ले लेंगे तो क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है, ये और बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो निरंतर क्या है आपका, बढ़ती हुई प्रवृत्ति के रूप में आपको दिखाई दे रही है ये।
चलिए, अब इसके बाद दूसरा हेडिंग जो आपका था कि निरंतर वृद्धि की अवस्था, है ना। दूसरा जो पार्ट था आपका निरंतर वृद्धि की अवस्था की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि जो थी, तो इस दौर में कि जो यहाँ पे आपका एक अकाल और महामारी से रिलेटेड जो बात किए थे हम लोग, है ना, अकाल और महामारी की बात, जब यानी भारत के महान नेता महात्मा गांधी से प्रभावित हो गए तो बात दूर दूर तक गई होगी। कि जब प्लेग से प्रभावित होंगे तो उनका कुछ ना कुछ क्या है, फिजिक्स यानी डाउन हो गया होगा। ठीक, तो ये मैसेज कहाँ चला गया होगा, ब्रिटेन में चला गया होगा वो, और पता चला होगा कि यहाँ की जो कंपनी है केवल व्यापार में लगी हुई है, वहां के यानी लोगों के यानी सुधारात्मक कोई कार्य नहीं कर रहा है। और जबकि एक अच्छा बिजनेसमैन देखिए उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उसका यही होता है कि उसकी कमाई तभी तक रहेगी जब तक उसके जो कामगार जो होंगे वो अच्छे होंगे। बिजनेसमैन का एक सबसे अच्छा सोच यही होता है वो, कि सामने वाला जिसके यानी भरोसे उसका रोजगार चल रहा है, जिसके द्वारा उसका उद्योग चल रहा है, तो उद्योग में जो संलग्न लोग हैं वो अगर हेल्दी होंगे, स्वास्थ्यवर्धक होंगे, तभी उसका रोजगार भी स्वास्थ्यवर्धक बना रहेगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है ये। तो वहां से देखिए जब ब्रिटेन के पास यानी गया वहां पे सूचना, तो उन्होंने क्या किया कि इससे रिलेटेड रिपोर्ट दिखाई गई सारी चीजें कि जो महामारी आई है, इन्फ्लुएंजा आई है, अकाल आया है, इनको रोकथाम से रिलेटेड सारी बात किया जाए। और जब वहां से नोटिस जारी किया गया तो वहां के जनरल वायसराय थे इसकी तरफ यानी विशेष ध्यान दिए हैं। और जब ध्यान दिए तो देखिए 1921 से लेकर के आपका जो 51 तक का जो फेज था, या ये कह सकते हैं ये बिल्कुल एक क्रांति का दौर था भारत में। ये क्या है, इसी में गांधी के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन वो अपने परिपक्वता की ओर चल सकते हैं, या कह सकते हैं ये ऐसा दौर था, गांधी युग था एक तरह से। और इसे गांधी युग में क्या हो रहा है कि भारी मात्रा में कि जो इन्फ्लुएंजा प्लेग से रिलेटेड पर नियंत्रण पा लिया गया था। ये बाढ़ जैसी आपदा जो आ रही थी उस पर नियंत्रण पा लिया गया था ये। तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि इस दौर में आपका जो बर्थ रेट था वो, उसमें तो कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं आया, है ना। बर्थ रेट है, कोई ज्यादा वो अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि डेथ रेट इसकी अपेक्षा क्या हो रहा है, कम हुआ था ये। तो ये चीज आपको दिखाई दे रहा है ये दूसरे फेज में। यानी पहले फेज में देखा जाए तो क्या आपका निष्कर्ष आया कि जो बर्थ रेट था ये लगभग आपके किसके था, डेथ रेट के था। यही निष्कर्ष आ रहा है लगभग। यही कारण है कि ग्राफ आपका देखिए बिल्कुल कोई स्लोप नहीं ले रहा है ये। यहां पर क्या है कि बर्थ रेट आपका है अधिक है किसकी अपेक्षा, डेथ रेट। हालांकि देखा जाए बर्थ रेट में भी यानी गिरावट आती है, लेकिन ज्यादा नहीं आती है वो, है ना। गिरावट इसमें भी आ रही है और डेथ रेट है इसमें भी गिरावट आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें गिरावट बहुत तेजी से आई थी। क्यों तेजी से आई थी, तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो एमडी मैरिज का जो सिद्धांत था, है ना, कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो एक आपका लागू होता है कि एक स्वास्थ्यवर्धक देश ही क्या कर सकता है, एक अच्छा यानी स्वास्थ्यवर्धक उद्योग को खड़ा कर सकता है ये। तो इस प्रकार यहां से कि ये सिद्धांत है जिसमें क्या होगा, निरंतर वृद्धि की अवस्था दिखाएं। यहां पर देखिए जो डाटा आपका दिया जाता है कि 1921 में जो था आपका कि जनसंख्या जो डेथ रेट आपका 1921 में 47 प्रति हजार था, 47 से प्रति हजार था, और ये 47 प्रति हजार, और ये घट करके कितना आ जाएगा, 27 प्रति हजार हो गया था ये। यानी 20 पॉइंट सीधे घट जाना, बहुत बड़ी बात आती है ये। और जन्म दर था वो आपका देखिए क्या है, अभी भी ऊंचा बना हुआ था। यानी यहाँ पे जन्म दर आपका देखिए 48 के आसपास चल रहा है आपका, 47 के आसपास। यहाँ पर जन्म दर क्या था आपका, बर्थ रेट आपका वो लगभग आपका 40 के आसपास है। तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि जो प्राकृतिक वृद्धि दर हो रही है वो कितना हो रहा है यहाँ पे,
प्राकृतिक वृद्धि दर अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा आपका, दोनों का अंतर ले लीजिएगा कि आपका 27 और एक आपका 40, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी आ गई थी आपका 13, यही तो होगा आपका, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि शुरुआती दौर में 1901 से लेकर के 11 तक के बीच में आपका कितना 6 आ रहा था, उसके बाद 1 आया, और यहां पर देखिएगा 6 का जस्ट डबल से भी ज्यादा। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको निरंतर वृद्धि की अवस्था देखने को मिलती है, इसका दूसरा फेज आपका है ये। तो इसको नोट कर लेते हैं, लिखिएगा दूसरा हेड डालेगा 1921 से 51 की अवधि, चलिए बंद कर दिए, 1921 से 51 की अवधि। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम लोग कि तीसरा जो फेज आपका आता है विस्फोट की अवधि वाला, ये विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, जो कि 51 से लेकर के आपका 81 के बीच का चलता है ये, कि अब तक का जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आपका इसी समय काल में सबसे ज्यादा हुआ था ये। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि जो आपका बर्थ रेट है उसके अंदर तो कमी आई है, यानी ये घट करके कितना हो गया था आपका 34 आ गया था ये, 34 प्रति हजार। और वहीं पर क्या होगा, जो डेथ रेट थी वो उसमें भी यानी भारी यानी गिरावट आई थी वो, है ना। भारी गिरावट का मतलब क्या था कि 27 से भी घट करके कितना गया था ये 15 आ गया था ये यानी अंतर दिखाई दिया था ये, ठीक, कि दोनों में ये आपका डिफरेंस है दिखाई दिया गया। तो यहां पे देखिए प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी आ जा रही है, दोनों का अंतर लेते हैं तो 15 15 30 19 आ जा रहा है ये। और ये अंतर देखिए क्या हो रहा, महाविस्फोट की स्थिति की ओर ले जा रहा है ये, कि प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे ज्यादा यानी इस अवधि में हुआ था ये, ठीक। फिर बात आती है कि ऐसा क्या कारण था कि जो डेथ रेट यहां पर आपका 27 आ गया था, ये घट करके 15 कैसे आ गया ये, क्योंकि ये शासन अंग्रेजों का शासन था, और ये शासन कैसा था, जनता यानी हम लोगों का, यानी एक तरफ यानी यहाँ पे लोकतंत्र था आपका ये, यानी स्वशासन जिसे कहते हैं। तो अंग्रेजों में देखिए क्या था, उनकी जो एक इकोनॉमिस्ट की या कह सकते हैं पूंजीवादियों की एक सबसे बड़ी सोच क्या होती है कि श्रमिकों को उतना ही सुधार दीजिए जितना कि आपके हाथों के नियंत्रण में रहे वो, कि इतना ज्यादा उनको मजबूत मत बना दीजिए कि वो हमारे बराबरी में आकर बैठ जाएंगे। ये उनकी सोच होती है ये पूंजीवादियों की ये, ठीक ना। तो इस तरह से उन्होंने सुधार तो किया, लेकिन उतना ही सुधार किया जितना क्या करें कि वो उनके कदमों में झुके रहे, वो उनके बराबर यानी सर उठा करके आंख से आंख मिला करके बात ना कर पाएंगे, ये चीज थी वहां पे। लेकिन जब देखिए लोकतंत्र आया भारत में, स्वशासन आया, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि सरकार ने इस अवधि में भारी मात्रा में देखिए क्या हो रहा है कि इनसे रिलेटेड जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों की शुरुआत की है वो, जैसे एग्रीकल्चर, शुरुआती दौर के जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, इन्होंने क्या किया कि हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या निवास कर रही है उनसे रिलेटेड सिंचाई का प्रबंध की योजना, खाद्यान्नों से रिलेटेड बड़े बड़े जो आपके योजनाएं चलाई गई थी इस तरह से कि सिंचाई परियोजना, जैसे डीवीसी की बात करते हैं हम लोग, दामोदर वैली कारपोरेशन की बात करते हैं। फिर इसके बाद और है ये पंजाब वाला जो आपका था भाखड़ा नंगल परियोजना, ऐसी ऐसी परियोजनाओं को लॉन्च किया गया, तो जिससे किसानों को भारी मात्रा में लाभ मिला है। और जब लोगों को लाभ मिला तो परिणाम क्या हुआ, लोगों का इनकम ग्रोथ बढ़ा। इतना ही नहीं, हरित क्रांति इसका सबसे बड़ा एक व्यापक चीज था ये, कि महाविस्फोट की तरफ जा रहा है। तो हम लोगों के सामने देखिए दो चीज था, या तो जनसंख्या को अपने सामने मरते हुए देख सकते थे, और या तो दूसरा तरीका था उनको स्वीट पॉइजन दे करके धीरे 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 तक यानी वो उनको कुछ समय तक जीवित रख सकते थे।
स्वीट पॉइजन का मतलब हरित क्रांति। हरित क्रांति का एक स्वीट पॉइजन का ही रूप है वो, यानी जीवित तो रखती है वो, है ना, लेकिन वो क्या होता है कि जीवित रहना एक अलग है, आपको हेल्दी नहीं रख पाती है वो। लेकिन तो तत्कालिक समस्या थी, उसका तत्कालिक समस्या के दौर से निकलना हमारे लिए सबसे बड़ी मजबूरी थी। टीकाकरण भी हाँ, टीकाकरण से रिलेटेड, हाँ, है ना, जो बच्चों से रिलेटेड जो टीकाकरण की योजनाएं चलाई गई थी वो सब यहीं से आपका ये है। ये ठीक, आज इसी टीकाकरण को यानी कहा जाता है इंद्रधनुष से क्रांति के नाम से जाना जाता है। हाँ, सिक्का सा बन जाता था, ये सब चीजें, है ना, ये सारी चीजें, है ना। तो ये सारी योजनाएं क्या हो रही थी, इसके लिए यानी है कि पॉजिटिव की तरफ ले गई थी, और जिससे क्या हो रहा है कि डेथ रेट में भारी यानी यहाँ पर ये गिरावट आई थी। और इस वजह से प्राकृतिक वृद्धि दर यानी सर्वोच्चतम की अवस्था में थी। लास्ट इसका जो देखिए फेज आता है सन 1981 से लेकर के 1911 की अवधि में, ये क्या हो रहा है कि आपका कि उच्च वृद्धि दर यानी यहां पर भी है, लेकिन कैसा आपकी घटती प्रवृत्ति के रूप में देखने को मिलता है ये। कि जो बर्थ रेट था आपका 34 प्रति हजार से, इस अवधि में देखिए चौथे फेज में क्या है, बर्थ रेट है आपका 34 प्रति हजार से घट करके कितना आ गया आपका ये 20.6 प्रति हजार। बहुत ही अमूल चूक परिवर्तन होना ये यानी सबसे बड़ा एक कारण ये बनता है यहाँ पे। और वहीं पर देखिए क्या हो रहा 2011 की जनगणना में कि जो मृत्यु दर थी ये पे 7.43 प्रति हजार। और इस प्रकार देखिए क्या हो रहा, दोनों का जो अंतर आ रहा प्राकृतिक वृद्धि दर कम हो गया। कितना अंतर आया दोनों का? भाई इसमें से इसको घटा दीजिए, 12 दशमलव कितना जाएगा लगभग? हासिल इसको एक दे देगा आपका, ये 60 हो जाएगा, सॉरी 100, 106 हो गया। 106 में से ये आपका घट जाएगा, ये कितना आएगा? 106 में से 43 जाएगा तो 60 है, 106 में से 43 घटा दीजिएगा, 3 आ जाएगा, 6, 63 आ गया ये दशमलव, और ये आपका 12.63 आ जाना ये। तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा है कि जो प्राकृतिक ग्रोथ रेट था आपका ये इस अवधि से भी यानी आपका घट करके इतने पे आ जाना ये। और इससे क्या होगा कि जनसंख्या कहीं ना कहीं नियंत्रण में आ जाना ये। इसी के संदर्भ में एक भूगोलवेता आते हैं या शास्त्री कह सकते हैं हम लोग, माइकल थॉमस सैडलर, पढ़े होंगे आप? हाँ, अरे खूब क्वेश्चन आता है भाई इसमें। माइकल थॉमस सैडलर इकोनॉमिस्ट है ये भी। नहीं, रिकार्डो का सिद्धांत, माइकल थॉमस सैडलर, ये सब आता है, सैडलर रिपोर्ट, है ना। हाँ, तो ये देखिए क्या बताते हैं ये कि अगर किसी भी क्षेत्र में, है ना, बहुत अच्छा इनका सिद्धांत आता है कि अगर किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, उसका परिणाम क्या होता है कि जो मानव की प्रजनन क्षमता होती है वो कम होती है। घट जाती है।
ठीक ना। यानी क्या है कि बहुत अच्छा इनका आता है, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन भी आता है ये कि जनसंख्या के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा था। ये इनका जो है ना थॉमस का सैडलर का जो सिद्धांत आता है, तो इसी बात की बात करता है कि अगर कहीं पर डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गया तो वहां पर क्या होगा कि मानव की प्रजनन क्षमता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा। और भारत का इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड होगा कि जनघनत्व से रिलेटेड आएगा। हाँ, तो जब घनत्व का हम लोग प्रवृत्ति देखेंगे तो क्या होगा, देखिए कि सन 2011 की जो जनसंख्या घनत्व कितनी आ जा रही है 382, है ना। तो इस तरह से हाईएस्ट के रूप में जा रहा है ये, सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो माइकल थॉमस सैडलर का जो रिपोर्ट है आज वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या के साथ क्या है, ये प्रासंगिक है। यही तो निष्कर्ष आया ये, है ना, कि वर्तमान समय में ये कैसे प्रासंगिक है। और यही कारण है कि इससे रिलेटेड आपका सन 2022 में सैडलर का रिपोर्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यूजीसी में पूछा था ये। क्लियर है कि सैडलर का रिपोर्ट कैसे, क्यों ये पूछा जाता है ये, है ना, कि वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता है कि नहीं है ये, है ना। तो अगर वो प्रासंगिकता रहती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, अगर नहीं रहती है तो फिर वो आपका नहीं पूछा जाता है। इसी के संदर्भ में देखिए आपका रिकार्डो डेविड रिकार्डो का एक रिपोर्ट आता है। डेविड रिकार्डो की जो देखिए विचारधारा जो होती है काफी हद तक ये माल्थस को समर्थन कर देते हैं ये। क्वेश्चन आता है कि कौन सा व्यक्ति था जो माल्थस के सिद्धांत को कुछ हद तक यानी समर्थन देता है ये, तो कौन करते हैं, डेविड रिकार्डो। इनका देखिए क्या बताते हैं कि जब भी श्रम की मांग बढ़ती है, जब भी श्रम की मांग इंक्रीज होगी तो उसका परिणाम क्या होगा कि मजदूरी दर बढ़ेगी। मजदूरी दर ग्रोथ करती है वो। कभी भी अगर श्रम की मांग बढ़ गई तो परिणाम क्या होगा, मजदूरी दर अपने आप बढ़ जाती है। और जब देखिए मजदूरी दर बढ़ जाती है तो परिणाम क्या होगा आपका कि पॉपुलेशन वहां का ग्रोथ कर जाता है। पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रोथ कर जाएगा ये। मतलब देखिए क्या है कि जैसे कोई परिवार है और पता चला कि 8 घंटे कहीं पर खेत में काम करिए 1000 रुपए मिलेगा। अब उस परिवार में पहले क्या था, 1-2 लोग ही जा रहे थे, जो नई नवेली यानी बहुएं थी वो सबको नहीं जाने दिया जाता था कि ऐसा आप घर के अंदर हैं। लेकिन जब देखिए मजदूरी दर बढ़ गई, 1000 बढ़ गया, हाँ 500 से 1000 हो गया दूना, तो उनको भी कहा चलो ऐसा बाहर निकलो, बहुत आराम कर लिए। उनको भी अपने साथ लिपट के लेके जाएंगे, सब कहेंगे चलिए आइए, कम से कम जितने लोग ज्यादा रहेंगे उतने 1000 रुपए आएंगे, है ना। अगर 5 लोग अगर वहां पे जाएंगे तो 5000 रुपए आएंगे, और 5000 रुपए का मतलब क्या होगा, उस परिवार की जो मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। यही तो हुआ इसका मतलब। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो रिकार्डो डेविड भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है आपके ये। तो इन लोगों ने ये बताया था कि जनसंख्या ग्रोथ रेट कैसे यानी घटती है और कब ये बढ़ती है ये, है ना, कि अगर श्रम की मांग कम हुई, मजदूरी दर क्या हो जाएगी, घटेगी, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा वहां पर उसकी घट जाती है ये। तो ये इनको ध्यान में रखिएगा कि क्या ये भारत के उसमें प्रासंगिक है कि नहीं है ये, है ना। तो माइकल थॉमस का बहुत अच्छा ये आता है कि जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है तो क्या होगा, मानव की प्रजनन क्षमता क्या हो जाएगी आपकी, घट जाती है। या ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा यानी संबंध पाया जाता है, तो उत्तर क्या होगा, विलोमानुपात संबंध आता है। कैसा है, विलोमा अनुपात। यहां पर देखिए क्या समानुपात आता है यहाँ पे, यानी एक बढ़ रहा है जब दूसरा बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो एक में अपोजिट रिलेशनशिप और एक में आपका है समानुपात से संबंधित आता है ये। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं इतना ही पॉइंट। चलिए हेडिंग डालिएगा इसके बाद, जनसंख्या विस्फोट की अवधि। जनसंख्या विस्फोट की अवधि, इसको बंद कर दीजिएगा।
तो आज की क्लास में देखिए ज़्यादातर यानी समझने वाला बहुत ज़्यादा था ये,